नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हालांकि पाकिस्तान तो अपने प्रोपेगेंडा के लिए और विशेषकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए जाना जाता है। लेकिन एक बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया और ये आरोप लगाए कि भारत ने जो चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको तबाह करने के लिए 80 अरब रुपए दिए हैं और रो 700 आतंकवादी तैयार कर रहा है। ये अपने आप में हैरत अंगेज प्रोपेगेंडा है, झूठ है पाकिस्तान का। और अतीत में भी कई मुद्दों को लेकर के भारत के खिलाफ वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन इसी समय ये प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, इसको लेकर के जरूर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आतंक विरोधी जो कार्रवाइयां उसके खिलाफ हो रही हैं कि वो आतंकवाद को पल्लवित पोषित करता है, उस पर एफएटीएफ ने उस पर शिकंजा कसा हुआ है। हाल में जो मीटिंग हुई थी, ग्रे सूची में वो रखा गया है। अभी फरवरी में जो होने वाली है उसमें ब्लैक लिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में एक ऐसी बात कह दी पुलवामा मामले को लेकर के कि ये पाकिस्तान का कराया हुआ था। इससे भारत की तरफ से अब ये मुहिम तेज हो गई है कि पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट घोषित किया जाए, उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में उसने स्वीकार कर लिया है कि वो आतंकवाद को बाकायदा बढ़ावा दे रहा है। लेकिन एक और बात है, इस समय मालाबार एक्सरसाइज चल रही है, उसका सेकंड फेज शुरू हो रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फिर आमना सामना होगा। पूर्वी लद्दाख में जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए ब्रिक्स भी महत्वपूर्ण है, मालाबार भी महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है ये भी अपने आप में बहुत समीचीन है, सामयिक है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय सेना को अपने जीवन के 37 साल देने वाले, पूर्वी लद्दाख से लेकर के पूर्वोत्तर तक घाटी में युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाने वाले, टेररिज्म के खिलाफ भी अहम भूमिका निभाने वाले मेजर जनरल AK सिवाच साहब। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिवाच साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं, ये शाह महमूद कुरैशी को क्या हो गया है? वो एक ऐसे बेसलेस ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर दुनिया का कोई देश शायद ही भरोसा करे कि रो जो है वो सी पैक को तबाह करने के लिए इतने आतंकवादी तैयार कर रहा है। 80 अरब डॉलर जो है भारत खर्च कर रहा है उस सब पर। क्या कहेंगे? देखो चौधरी साहब, मैं यही बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो, पता है पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पूरी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और इसीलिए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक प्रकार से ठप हो गया है। क्यों हो गया है ठप? वो तो अब ब्लेम कर रहे हैं कि भारत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत ने उसको बिल्कुल नकारा है। ऐसी कोई बात नहीं। अफगानिस्तान ने भी ये पास कर दिया है कि कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी ना अफगानिस्तान सोइल से हो रही और ना भारत की। अभी पाकिस्तान करने की कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि पहली बात तो जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, जो करीब करीब उसने $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया है चीन ने। और सबसे जो इंपॉर्टेंट था ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था। मगर आज की तारीख में उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई। एक तो पाकिस्तान तो देश ऐसा है जिसके अंदर करप्शन बहुत हाईएस्ट लेवल पे, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है ना करप्शन इतनी है। और उससे क्या हुआ है कि ये सारे के सारे जो भी प्रोजेक्ट थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, वो ठप पड़े, या तो वो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पे है। ये सच्चाई है। और कहीं ना कहीं चीन ने भी ये रियलाइज किया है कि इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ा के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्योंकि 3-4 वजह है। एक तो ये कि उनको पता है कि ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी करप्शन है कि कोई प्रोजेक्ट सक्सीड नहीं होता, और दूसरी बात उनको अभी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि उनको मालूम है जो ये बलूचिस्तान से जा रहा और गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा, सिंजान से ग्वादर, तो वहां पर आपका जो गिलगित बाल्टिस्तान है भारत ने साफ कर दिया ये भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा है, भारत में आना चाहिए। और इसलिए अगर आपने ये बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। और उसके साथ साथ हमने तो ये बातचीत की है, मगर हुआ क्या है कि जो बलूचिस्तान में और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। उनको मालूम है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको चीन अपना इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान अपना इस्तेमाल करेगा, इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और चीन ने क्या किया, जो रोड वगैरह बना रहे हैं उसके इंजीनियर, टेक्नीशियन, वर्कफोर्स सारी चीन से लाई, तो ना इसको कोई जॉब मिली है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों की एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हो रही, वो भी इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। और जो बलूचिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो इसके अगेंस्ट आ गई। उसको पता है बलूचिस्तान एक सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, वहां हजारों में लोगों को बंद कर रखा है, गायब कर दिया है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ये एक्सप्लॉइटेशन है बलूचिस्तान की भी, पूरे रिसोर्सेज उसके वहां से ले जाने। तो वहां पर लोग आ गए इसके अगेंस्ट, और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम मूवमेंट कर रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट आ गई और वो इसके ऊपर अटैक कर रही है। तो सच्चाई तो ये है, ये अटैक और ये जो चीज है ये अंदर से हो रही है, क्योंकि ये फेल होने वाला प्रोजेक्ट था, शुरू से ही था। भारत ने पहले भी बताया, ये जो चीन के ख्वाब है कि इसको हम ले जाएंगे ग्वादर, उसके बाद अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कोई होने वाला है। और जिस प्रकार से अब खबरें मिल रही हैं कि अब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टॉल हो गया है और इसको कोविड-19 के बाद देखा जाएगा। सच्चाई ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन है, और आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट वैसे ही है। अब ये ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं, और इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि भारत की जो रॉ है एजेंसी वो इन्वॉल्व है, वो 700 के करीब को टेररिस्ट को तैयार कर रही है। इससे ज्यादा कोई हंसने वाली बात नहीं होगी। वर्ल्ड में सब जानते हैं भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, और इस ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए कोई इस चीज को बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, अगर 100 बार झूठ बोलने से झूठ भी सच लगने लगता है तो कुछ ऐसी ही कार्रवाई वो करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सबको मालूम है, पूरे वर्ल्ड को पता है भारत का ट्रैक रिकॉर्ड और पाकिस्तान का। जैसे आपको पता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है, टेररिस्ट की कोई भी एक्टिविटी कहीं भी होती है तो वहां पर उसकी जो भी रूट्स हैं आप पाकिस्तान में मिलेगी। आज पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के कगार पे है, क्योंकि जिस प्रकार से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी फरवरी 2021 में एक प्रकार से दोबारा मीटिंग करनी है, उसमें चांसेस बहुत हैं इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट होने में। और भारत पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मलेशिया को मनाया जाए, क्योंकि 3 देश चाहिए, टर्की, मलेशिया और चाइना इसके साथ थे। अगर मलेशिया मान जाता है, समझ जाता है कि पाकिस्तान को एक प्रकार से आप जो मदद दे रहे हो वो खतरे से खाली नहीं है। अभी हम जो नया प्रधानमंत्री है उसको हमने अप्रोच किया, जो पाम ऑयल था बंद कर दिया था, जो मोहम्मद मतार के टाइम में वो भी स्टार्ट कर दिया, हो सकता है वो मान जाए। तो एक तो ये है कि चांसेस हैं पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे हो जाए, और इसलिए भी ये डरा हुआ है और ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये विक्टिम कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे को तो टेररिज्म का हमके ऊपर ही अटैक हो रहा है, हम तो विक्टिम हैं, हम परपेट्रेटर नहीं है। तो एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन के आने से पहले कि वो एडमिनिस्ट्रेशन आए, जो अपना 20 जनवरी को लेगी टेक ओवर नेक्स्ट ईयर, उससे पहले ये अपने ग्राउंड बना रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी कर रहे हैं। ये याद रखना चौधरी साहब, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हरदम ही तेज थी, मगर अभी उन्होंने बहुत तेज कर दी। उनको मालूम है जी जो बाइडेन जो हैं वो एक प्रकार सॉफ्ट होंगे पाकिस्तान पे। जो बाइडेन को चाहिए अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान की हेल्प, और जो बाइडेन जो है एक प्रकार से उनको उन्होंने हिलाए पाकिस्तान भी दिया था, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको मद्देनजर रखते हुए वो अभी जो है सारी टेररिज्म की बात
भारत के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि डेमोक्रेट जो हैं वो ज्यादातर ह्यूमन राइट वगैरह की बात करते हैं, इसलिए ये जो कार्रवाई है ये बाइडेन गवर्नमेंट की टेक ओवर करने से पहले एक प्रकार से खाका बनाया जा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो ये दो बातें हैं, एक तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से बचने के लिए, ब्लैक में होने के लिए, ग्रे से ब्लैक लिस्ट में बचने के लिए, और दूसरा ये है कहीं ना कहीं जो बाइडेन की जो नई गवर्नमेंट आने वाली है उसको एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करने के लिए, बताने के लिए कि आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं, असली आतंकवाद भारत में है, और वो जो है भारत के आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक प्रकार से अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक प्रकार से विक्टिम है। जनरल श्रीवास्तव साहब, 1989 से जो टेररिज्म शुरू हुआ खासतौर से घाटी में, उसके विक्टिम तो, उसके सबसे ज्यादा पीड़ित तो भारतीय हैं, कश्मीरी हैं। कुल मिलाकर के एक आंकड़ा दिया था अमित शाह साहब ने 5 अगस्त और 6 अगस्त को, जब लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का फैसला किया था और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 राज्यों में विभक्त करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि करीब 41,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं सीमा पार के आतंकवाद की वजह से। 41,000 लोगों की संख्या बिल्कुल कम नहीं होती है। तो मानव अधिकार हमारे हैं या उनके हैं जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो ये चौधरी साहब, ये एक विडंबना है, इसमें कोई सच नहीं कि जब से 89-90 से जब से ये मिलिटेंसी चली और उसके बाद टेररिज्म बन गया, ये जो टेररिस्ट थे जो कि एक प्रकार से अफगानिस्तान में थे, तालिबान के, अल कायदा के, उसके बाद फिर ये लश्कर तौबा और जैसा मोहम्मद पैदा होगी, और ये के सारे पाकिस्तान ने भारत की तरफ भेज दी और एक प्रकार से भारत से ये प्रॉक्सी हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है ब्लीड विद 1000 कट्स। वो चाहती है कि भारत को धीरे धीरे कट करके ब्लीड किया जाए, और उसी पॉलिसी के तहत इन्होंने इतने आतंकवादी भेजे और आतंकवादी भेजे ही जा रहे हैं। और आज की तारीख में एक प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री है, और ये तो इमरान खान ने खुद माना है कि 40,000 आतंकवादी उनके अंदर हैं, और लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ वहां पर है। आपका हाफिज सईद, आपका मुल्लाना फजूल, ये सब के सब वहीं पर हैं। और आपको पता है कि मसूद अजहर वहां पर है, दाऊद इब्राहिम वहां पर है। और अब कर क्या रहे हैं कि जो लास्ट 15 साल से इन्होंने हमारे अंदर टेररिज्म फैलाया है भारत के अंदर, वो सबको पता लग गया है। अब धीरे धीरे वर्ल्ड को मालूम हो गया है, मगर अब तक हम थोड़े चुप थे। और क्या थे, जब भी कोई एक्शन होता था पाकिस्तान की तरफ से तो हमारी तरफ से कोई काउंटर एक्शन नहीं होता था। इससे क्या था, पाकिस्तान को एक श्रेय मिल रही थी, और छोटे मोटे वैसे इन्फिल्ट्रेशन तो करने की कोशिश करते थे, मगर जो हम कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे पाकिस्तान को कॉस्ट हो। मगर अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब गवर्नमेंट बॉडी अलग है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया पहले कि जब उन्होंने हमारे पर उड़ी ऑपरेशन किया तो भारत की फौज अंदर गई और भारत की फौज ने उसके पूरे के पूरे जो लॉन्च पैड उनको बर्बाद कर दिया। तो ये बता दिया कि अब दोबारा हम ये चीज नहीं मानने वाले। मगर पाकिस्तान मानने वाला तो है नहीं, उसने फिर पुलवामा किया। और ये पुलवामा आपने सच जो बहुत अच्छा बोला कि पुलवामा में फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में बोला पाकिस्तान में कि ये पुलवामा इमरान खान गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी कामयाबी है। तो उन्होंने ये कराया, इसमें कोई शक नहीं। और उसका जो जवाब भारत ने दिया बालाकोट में, और बालाकोट में जाके खैबर पख्तूनख्वा में उसके जो टेररिस्ट कैंप थे उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 300 से 350 आतंकवादियों को मार गिरा और एक प्रकार से न्यू नॉर्मल बता दिया पाकिस्तान को। अगर आप मानेंगे नहीं तो भारत आपके अंदर घुस के मारेगा, ये आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान बार बार एक चीज बोलता रहा कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर देंगे। हमने वो भी न्यूक्लियर बोगी को एक्सपोज कर दिया। न्यूक्लियर हथियार कोई टॉयज नहीं है, खिलौने नहीं है बच्चों के कि आप उसको इस्तेमाल करें। तो आज की तारीख में भारत की जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो बहुत सख्त है।
अब पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से आतंकवादियों को भेजा जाए, और वो आतंकवादी 250 से 300 उसके लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं, और वो जो है ये वेट कर रहे हैं कि कहां मौका मिले, और इसीलिए ये फायरिंग कर रहे हैं हैवी वेपन की। मगर भारत ने एक ऐसा सख्त जवाब दिया है, उनके जो फौज को इतना बड़ा पंच किया, आज पाकिस्तान घबरा गया है, हिल गया पाकिस्तान, उसकी पोस्टें बर्बाद कर दी, उसके एम्युनिशन डैम, एफ डैम, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो ये अपने टेररिस्ट कैंप थे उनको भी बर्बाद कर दिया, लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया। तो अब वो 2 बार सोचेगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आतंकवादियों को भारत के अंदर मत घुसने दो, जो आतंकवादी भारत के अंदर हैं कश्मीर घाटी में जो 100-150 लगे, अगले 1.5-2 साल में उनका खात्मा कर दो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग उसके पॉलिसी के साथ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान घबरा गया है, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक टेररिज्म का गढ़ है। तो इसलिए वो उल्टा भारत के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको कोई मानने वाला नहीं है। ये सच्चाई है कि सच ये है कि पाकिस्तान आज डिजर्व करता है टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, और ये हम भारत पूरी जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, और जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसको पहन ले, और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करे, क्योंकि ग्रे लिस्ट में इसको है, पर ब्लैक लिस्ट से इसको कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ना वर्ल्ड बैंक देगा, ना IMF देगा, ना एशिया डेवलपमेंट बैंक, ना यूरोपियन यूनियन, बिकॉज पाकिस्तान डिजर्व टू बी अ ब्लैक लिस्टेड, क्योंकि वो एक टेररिस्ट का हब सेंटर है। तो एक सच्चाई है, पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है, और ये टेररिज्म भारत के अगेंस्ट ही नहीं बाकी जगह में, और भारत एक विक्टिम है, और आज ये उल्टा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा है हम विक्टिम हैं, और भारत जो है वो आतंकवाद जो है पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और जनरल साहब ये भी देखने में आया है जब जब पाकिस्तान अंदरूनी समस्याओं से घिरता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तब तब वो कश्मीर का प्रोपेगेंडा जो है इसी तरीके से फैलाने की कोशिश करता है। अपने देश के भीतर भी लोगों का रुख मोड़ने की कोशिश करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रोपेगेंडा फैला करके एक धारणा बनाने की कोशिश करता है कि जैसे विक्टिम वो हों। इस समय जो हालात हैं पाकिस्तान के, पहली बार वहां सेना के खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। पहली बार इमरान सरकार थर थर कांप रही है, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी, बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी, फजलुर रहमान, इसके अलावा जो दक्षिण पंथी पार्टी है, चारों साथ आ गए हैं, कई दल साथ आ गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। नवाज शरीफ लंदन में हैं और वो वहीं से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो के जरिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बन गया है पाकिस्तान के भीतर, और इमरान खान और सेना को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं लोग, इसकी वजह से भी वो चीजों को डाइवर्ट करने की एक और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। देखो अपना इमरान खान की गवर्नमेंट हर तरफ से फेल हो। इमरान खान कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं, इसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है कि डीप स्टेट भारत जो पाकिस्तान की फौज है उसने इसको सिलेक्ट किया था। जैसे आप जानते हो पाकिस्तान के अंदर पावर जो है वो इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी में, जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर है, और इसीलिए जो वो कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव गॉट आर्मी, पर पाकिस्तान आर्मी हैज अ कंट्री। तो ये है हालात, पाकिस्तान की आर्मी जो है पूरा कंट्रोल करती है पाकिस्तान को। अब बात ऐसी है कि अब लोगों ने कहा इनफ इज इनफ। जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, 11 पार्टी का समूह जो फैजुल रहमान के अंडर, उन्होंने अभी नारा बोल दिया है, और जो रैली कर रहे हैं, चाहे उन्होंने कराची में की, क्वाटा में की, और गिलगित बाल्टिस्तान में की, वो बहुत सक्सेसफुल है, लोग रोड पे आ रहे। और ये सच्चाई है कि पहले जो थे लोग बोलते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पर फौज के अगेंस्ट इतना खुल के नहीं बोले, ना वो चीफ के अगेंस्ट किसी के बोले जो पहले। मगर अभी बात बदल गई है, आपने सही बोला, नवाज शरीफ जो हैं
लंदन से वर्चुअल जो मीटिंग को ब्रीफ करते हैं, उसमें वो जनरल बाजवा का नाम बार बार बोलते हैं, पाकिस्तान की आर्मी का बोलते हैं। तो एक प्रकार से पाकिस्तान आर्मी आज कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की आर्मी ने दी हुई है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो गरीब देश है और जिसके पास रिच आर्मी है। उसका जो आप जीडीपी देखो इतना कम है 10 कंट्रियों में, मगर उसकी जो पाकिस्तान की फौज है वो बहुत बड़ी है। वो क्यों? क्योंकि वो पैसा सारा पाकिस्तान की आर्मी में आता है और लोगों के ऊपर पैसा खर्च नहीं होता। आज वो आवाज आने लगी है कि इनफ इज इनफ, ये बात समझनी पड़ेगी। आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी आधा बिजनेस चलाती है। जो फौजी फाउंडेशन है उसका इन्वेस्टमेंट $50 बिलियन है। किस देश के डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान जो आर्मी है वो इन्वॉल्व होती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या आपके इन्वेस्टमेंट में? तो पाकिस्तान की आर्मी ही एक प्रकार से पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। और इसीलिए नवाज शरीफ ने सही बोला कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इमरान खान की, वो तो पपेट गवर्नमेंट है, मगर पाकिस्तान जो के जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने ही उसको सिलेक्ट किया है और वो भी एक प्रकार से प्रॉब्लम की जड़ है। और पाकिस्तान की पहली बार पाकिस्तान में फौज के ऊपर बोला गया और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक फौज उस चीज से नहीं छोड़ेगी चुंगल पाकिस्तान को, पाकिस्तान गरीब से गरीब। मैं कुछ पहले आपको बताना चाहूंगा, आज की तारीख में पाकिस्तान के पास $115 बिलियन का कर्ज है और उसका जो है फॉरेन रिजर्व $7 बिलियन है, जो कि अफगानिस्तान से भी कम है। और उसको $4 बिलियन चाहिए हर साल आपको बोरो करने के लिए, इनका इंटरेस्ट देने के लिए। इनकी जीडीपी जो है लास्ट 10 देश में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री में काबिल होते हैं और हर चीज से ये फेल है। इनके अंदर सेक्टोरियन वायलेंस है। ये सुन्नी मुस्लिम का पाकिस्तान है, बाकी शिया अहमदियास और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये कुछ समझते नहीं। तो एक इस हालात में मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो बातचीत हो रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मुझे लगता है इससे कुछ ना कुछ फर्क आएगा आने वाले समय में। और जनरल साहब, इस समय मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। मालाबार एक्सरसाइज का इन स्थितियों परिस्थितियों में क्या महत्व है, क्या संदेश है और क्या संकेत है? देखो चौधरी साहब, मालाबार एक्साइज दो पहलुओं में होनी थी। पहली बात तो मालाबार एक्साइज में 4 देश हैं, जो कि भारत है, अमेरिका है, जापान है और इस साल ऑस्ट्रेलिया भी है। और ये जो है चारों देश क्वाड का हिस्सा भी हैं। और ये जो एक्साइज कर रहे हैं, हर साल होती है मालाबार। इस साल मालाबार एक्साइज 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में 3 से 6 नवंबर तक ये हो चुकी है आपके बे ऑफ बंगाल में, और अभी बहुत बड़ी एक्साइज होनी है आज 17 से 20 तारीख, जो आज से स्टार्ट होगी है, कि नॉर्थ अरेबियन सी में होगी। और इसकी बड़ी अहमियत है। देखो, इसका मेन मुद्दा यह है कि बताना कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए इंडो पैसिफिक में, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जितने देश हैं इसके अंदर उनकी मानी चाहिए, वो छोटे हैं या बड़े। एक प्रकार से ये संदेश है चीन को, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संदेश है चीन को कि ये जो दादाशाही है आपकी, ये नहीं चलेगी। अभी आप जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर कर रहे हैं, साउथ चाइना सी के अंदर कर रहे हैं, ईस्ट चाइना सी में आप कर रहे हैं, या बाकी आप जो अरेबियन सी और बे बंगाल में आपकी ये दादागिरी नहीं चलेगी। अब मल्टीलैटरलिज्म का जमाना है। जो नेवीज मिल गई है डेमोक्रेसी, दे आर द बेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो इकट्ठी होगी। और आज चाइना को ये एक साफ सुथरा संदेश है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बार जो एक्सरसाइज हो रही है, ये इसमें दोनों के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भाग ले रहे। भारत से विक्रमादित्य और उससे जो है यूएसए से यूएसएस निम्ति, जो एयरक्राफ्ट ग्रुप कैरियर होते हैं उनके अंदर 50 से 60 शिप अलग हैं। 5000 के करीब उसके पास 1000 के करीब उनके पास एयरक्राफ्ट है। तो एक प्रकार शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। भारत की तरफ से विक्रमादित्य भी होंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉयर भी हैं, फ्रिगेट भी, डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, और जो फ्रिगेट हैं वो आईएनएस दीपक, आईएनएस तलवार। और इसके बाद हम MiG-29 के जो एयरक्राफ्ट वो दिखाएंगे, P-8I जो कि सर्वेलेंस और रैकी लॉन्ग एयरक्राफ्ट वो भी होंगे। इसी प्रकार से जो अमेरिका अपने MH-60R दिखाएगा, जो सी किंग है, जिसको बोलते हैं सबमरीन किलर। तो
ओवरऑल एक प्रकार से नेवी का पंच होगा इंडियन ओशन रीजन में, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक मैसेज है चीन को कि आपकी दादाशाही नहीं चलेगी, और भारत चारों देशों के साथ मिलके ये एक साफ सुथरा जो है मैसेज चीन को भेज रहा है, और चीन इससे वरिड है। ये याद रखना चौधरी साहब, वो बड़े ध्यान से इसको देख रहा है। और आज की तारीख में जो ये ग्वादार आने की कोशिश कर रहा है, और ग्वादार से ये डायरेक्ट चला जाएगा सिंगजांग में, क्योंकि इसको पता है मलक्का स्टेट ब्लॉक होने से उसको बड़ी प्रॉब्लम है। मगर अरेबियन सी के अंदर ये दिखा दिया है आज चीन को कि आपकी जो दादाशाही है वो नहीं चलेगी। और जनरल साहब, आखिर में हम ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है, और हम जानते हैं कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ये 5 देश ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों का जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का फिर आमना सामना होने वाला है। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बार है जब किसी वैश्विक मंच पर वर्चुअली ही सही, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख आमने सामने हो रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जो परिस्थितियां हैं पिछले 5-6 महीने में, वो हम जानते हैं। ऐसे में ये ब्रिक्स देशों का सम्मेलन कितना अहम है? देखो, ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि ये 3 बार अभी एक महीने के अंदर वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वर्चुअल मीटिंग में होंगे। वो पहले एससीओ थी, सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ब्रिक्स का है, और उसके बाद होगी G20। मगर पहले ब्रिक्स का क्या है कि आपको पता है ये 12वीं ब्रिक्स की मीटिंग है, और इसकी चेयर इस बार रशिया के पास है, अगली बार चेयर भारत के पास आने वाली है। और ब्रिक्स के अंदर जैसे बताया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और ये जो कंट्रीज हैं इनका आपस का तालमेल है, ज्यादातर आप मल्टीलैटरल, बायलैटरल कोई बातचीत नहीं होती। इसका है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इस साल कि आप जो कि इकोनॉमी कैसे सुधारनी है कोविड-19 के बाद, इसके बारे में बातचीत होगी। इकोनॉमी के बारे में और बातचीत होगी, हेल्थ के बारे में बात होगी, एजुकेशन के बारे में बातचीत होगी। तो इस टाइम ये बातचीत होंगी। मगर वो बात आपने ठीक बोला कि एक बार दोबारा शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी फेस टू फेस होंगे वर्चुअली। इसका क्या इंपैक्ट है, इसका आने वाले टाइम में इंपैक्ट पता चलेगा। मगर भारत जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने ये चीज दिखा दी है कि लद्दाख के अंदर एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार है इवेंचुअलिटी के लिए, और अपनी जो है एक विंटर स्टॉकिंग कर ली है। 50 से 60 हजार के करीब हमने अपने जवान लगा दिए हैं, टैंक भी हैं, आरटी गन्स भी हैं, एयर डिफेंस भी है, एयरफोर्स हमारी बिल्कुल काबिल है, कॉम्बैट पावर बढ़ गई, रफेल आने हैं। तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए चीन को तैयार है। अब चीन को प्रॉब्लम हो रही है कि वो खाए तो मरे, छोटे तो मरे, वो फेस ऑफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मगर भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। भारत की 2 डिमांड है, अगर आप शांति चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट करो, पूरा का पूरा आपका स्टार्ट होगा दैप्सन से लेकर चुमर तक, और यथास्थिति बरकरार करें जो अप्रैल 20 से 20 है। इसके बीच हम कुछ नहीं मानने वाले, और ये एक बड़ी अच्छी बात। तो ये जो मीटिंग हो रही है ये अच्छी है, ये मल्टीलैटरल है वर्ल्ड फोरम में। ये दर्शाती हैं कि भारत और चीन दोनों ही एक इंपॉर्टेंट देश हैं वर्ल्ड के अंदर। और अभी इसके बाद दोबारा फिर मिलेंगे वो G20 मीटिंग में भी, वो भी वर्चुअल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK सिवाच साहब, आपने इतना समय निकाला और बहुत सारे मुद्दों पर हमारे दर्शकों को बताया कि एक्चुअल में क्या सिचुएशंस हैं, चाहे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो, चाहे ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो, या मालाबार एक्सरसाइज हो, इन सब के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद चौधरी साहब। जय हिंद।